खट्टी मीठी कहानियाँ। अंजलि बेसिन पर बर्तन साफ कर रही है। इतने में एक बर्तन उसके हाथ से गिर जाता है और जमीन से टकराकर टूट जाता है। ये आवाज सुनकर अंजलि की सास कौशल्या दौड़ कर आती है। इतने में अंजलि का पति रमेश भी वहां आ जाता है। क्या हुआ माँ? ये देख बेटा, इस चुड़ैल ने आज फिर से एक बर्तन तोड़ दिया। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो तो मेरे हाथ से गिर गया। हे अंजलि, तू चुप रह, समझी ना? एक तो घर का सामान तोड़ती है, ऊपर से जबान भी लड़ाती है। हे भगवान, इस काली बदसूरत चुड़ैल को बहू बना करके क्यों लाई थी मैं? भगवान रे भगवान। ये बोलकर रमेश और कौशल्या चले जाते हैं। बेचारी अंजलि रोने लगती है। आखिर मेरी क्या गलती है? मैं काली हूँ, यही मेरी गलती है क्या? हे भगवान, और कब तक सहना पड़ेगा मुझे ये सब? अंजलि घर का सारा काम करती है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी कोई उससे प्यार नहीं करता। वो हमेशा बस ताना सुनती रहती है। उसका पति रमेश उससे छुटकारा पाना चाहता है। एक और दिन बीतता है। रमेश ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ ही दूर गया है, इतने में अचानक से उसका फोन बजने लगता है। रमेश फोन उठाता है तो कौशल्या बात करती है। कौशल्या कहती है कि अंजलि की तबीयत बहुत खराब है, वो सर चकराकर जमीन पर गिर गई है। रमेश घर की तरफ चल पड़ता है। वो घर पहुंचता है और अंजलि को अस्पताल लेकर जाता है। मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। कांग्रेचुलेशंस। क्या मुसीबत आ गई मेरे सर पे। मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ और ये उल्टा मेरे सर पे क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। रमेश अंजलि को घर ले जाता है और फिर घर से ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक खुशी नाम की एक लड़की आ जाती है और उसे देखते ही रमेश चौंक जाता है। अरे खुशी, तुम? रमेश, तुम? असल में खुशी और रमेश एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर कॉलेज खत्म होते ही एक दूसरे से अलग हो गए। खुशी कहती है कि कुछ ही दिनों पहले उसका डिवोर्स हुआ है। ये सुनकर रमेश के मन में खुशी के लिए प्यार जाग उठता है और खुशी के मन में भी पुराना प्यार ताजा हो जाता है। रमेश खुशी को अपनी पत्नी अंजलि के बारे में सब कुछ बताता है। सब सुनकर खुशी कहती है, ऐसा कोई करता है क्या? किसी भी ऐरे गहरे गए गुजरे से शादी कर ली? देखो रमेश, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सच कह रहा हूँ खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर दोनों घर आते हैं। कौशल्या बहुत खुश हो जाती है क्योंकि खुशी दिखने में सुंदर है और गोरी भी, लेकिन अंजलि बिल्कुल चौंक जाती है। ये क्या किया आपने? मैं तो हूँ आपकी पत्नी। हट, नहीं, तू कोई नहीं है मेरी, समझी ना? चल हट। ए अंजलि, मैं और रमेश एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझी? अब तू इस घर से निकल। घर से निकल जाऊं? देखिए माँ जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं। हमें तेरी जैसी काली बदसूरत बहू नहीं चाहिए। खुद ही तो बदसूरत है, तेरा बच्चा भी बदसूरत ही होगा। जा, निकल जा इस घर से, जा, निकल। जल्दी निकल, नहीं तो तुझे और तेरे पेट में पल रहे बच्चे को यही मार के गाड़ दूंगी। अंजलि के पास कोई रास्ता नहीं रहा। वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। रमेश, खुशी और कौशल्या बहुत खुश होते हैं।
उधर अंजलि रोते हुए रास्ते से पैदल चल रही है। चलते चलते वो एक पहाड़ी रास्ते पर जाकर पहुंचती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। मैं अब जी के क्या करूंगी भगवान? मैं अब जी के क्या करूंगी? ये बोलकर अंजलि पहाड़ी रास्ते से नीचे की तरफ देखती है। उसे गहरी खाई दिखाई देती है। हे भगवान, मुझे शक्ति दीजिए। मैं आपके पास आ रही हूँ। ये बोलकर अंजलि कूद पड़ती है। वो गिरती रहती है, मगर भगवान ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। अंजलि एक सूखे घास के ढेर के ऊपर गिरती है और वो बच जाती है। उसके पास ही एक बूढ़े आदमी का घर है। अंजलि के गिरने की आवाज से वो आदमी बाहर आते हैं और अंजलि को देखते हैं। अरे क्या हुआ बेटे? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि उस आदमी को सब कुछ खोलकर बताती है। सब कुछ सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ बेटी, बहुत गलत। मगर इतना तो सोचो, तुम अगर जान दे दोगी तो तुम्हारे पेट में पल रहे इस बेचारे अजन्मे बच्चे का क्या होगा? मुझसे गलती हो गई है बाबा। मैं भावनाओं में बह गई थी। अरे बेटी, फिक्र मत करो। देखो, तुम मेरी बिटिया की उम्र की हो। हाँ, मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। तुम मेरे साथ रह सकती हो। बताओ, रहोगी मेरे साथ? अंजलि उस बूढ़े आदमी के घर पर रहने लगती है। उधर अंजलि से छुटकारा पाकर रमेश बहुत खुश है। लेकिन कुछ दिन बाद रमेश को खुशी का खर्चा सताने लगता है। खुशी रमेश के पैसों पर ऐश करने लगी। धीरे धीरे रमेश का सारा पैसा खत्म होने लगा। रमेश और कौशल्या को अब घर का सारा काम करना पड़ता है। इसलिए रमेश ऑफिस भी लेट से पहुंचने लगा, जिसकी वजह से कुछ ही दिन में उसकी नौकरी भी चली गई। खुशी, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। तुम घर का काम क्यों नहीं करती हो? मैं घर का काम? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो घर का काम करूँ? काम करने के लिए एक नौकरानी रख लो। अब जल्दी से पैसे दे दो, मुझे टैक्सी लेकर अपनी सहेली के घर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, तुम निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ। ए रमेश, ज्यादा चिल्ला मत, समझा? अगर ज्यादा कुछ बोला ना तो सबको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। ए रमेश, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। हाँ? क्या बोला तूने? मैं ये कभी नहीं करूंगा। तो फिर मैं पुलिस के पास जाके बोल दूंगी कि तूने मेरे साथ उल्टा सीधा काम किया है। चुपचाप ये सब कुछ मेरे नाम कर दे, वरना। पुलिस का नाम सुनते ही रमेश डर गया और अपनी सारी जायदाद खुशी के नाम कर दी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। अब तू तेरी माँ को लेकर मेरे घर से निकल जा। रमेश और कौशल्या अपने ही घर से निकल गए और अब रास्तों पर भटकने लगे। उधर अंजलि को बेटा हुआ और बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। उसके बाद अंजलि दिन भर जी तोड़ मेहनत करती रहती और अपने बेटे को पढ़ाती रहती। 25 साल यूं ही बीत गए। अंजलि का बेटा अंकुश अब सरकारी अफसर बन चुका था। अंजलि और अंकुश अब एक बड़े से महल में रहते और लंबी लंबी गाड़ियों में घुमा करते। एक दिन अंकुश अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहा है। गाड़ी एक सिग्नल पर आकर रुकती है।
इतने में एक बूढ़ा भिखारी गाड़ी के पास आता है और कुछ खाने के लिए मांगता है। दाढ़ी होने की वजह से उसका मुंह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अंकुश को उस भिखारी पर बहुत दया आती है और वो उस भिखारी को गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। ये किसको लेकर आया है बेटा? इनको खाना दो माँ, ये बेचारे कई दिनों के भूखे हैं। अचानक से वो भिखारी अंजलि का पांव पकड़कर रोने लगा और बार बार अंजलि को नाम से पुकारने लगा। आवाज सुनते ही अंजलि समझ गई कि ये कौन है। ये और कोई नहीं, रमेश यानी अंजलि का पति अंकुश के पिता हैं। आप, कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। आपका ये हाल कैसे हुआ? रमेश ने सब कुछ बताया। ये भी बताया कि रास्ते में खाना न मिलने के कारण उसकी मां कौशल्या मर गई। ये सुनकर अंजलि को भी बहुत बुरा लगा। रमेश ने अंजलि से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जी, गलती तो सबसे होती है। आपको अपनी गलतियों का एहसास है, यही बहुत है। आइए, आपको बहुत भूख लगी होगी। अंजलि ने रमेश को खाना खिलाया। नहाकर साफ सुथरा हुआ। उसने अपने बेटे अंकुश को गले लगाया और बहुत रोया। अंकुश अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद अंकुश ने खुशी के ऊपर केस कर दिया और खुशी को जेल हो गई। रमेश और अंजलि फिर से एक साथ हो गए और उनको सब कुछ मिल गया। वो शांति से बाकी जीवन बिताने लगे। तू दूर हो जा यहाँ से, कभी इस घर में लौटने की जरूरत मत करना। लेकिन मैं कहाँ भटकूंगी माँ जी, कहाँ रहूंगी मैं? थोड़ी तो दया कीजिए। मेरी बात ना मानने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब चाहे तू यहाँ वहाँ भटकती रहे या फिर मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है। बिलासपुर नाम के एक गांव में कमला अपने पति हरिहर और बेटे सुरेश के साथ रहती है। कमला बहुत सख्त किस्म की औरत है, इसीलिए सुरेश अपनी माँ की सारी बातें मानता है। वो अपनी माँ से जबान लड़ाने की हिम्मत ही नहीं करता। कमला जो कहती है वो चुपचाप सुन लेता है। एक दिन कमला के कहने पर पंडित जी रिश्ता लेकर आते हैं। कमला लड़कियों की तस्वीर देखती है और अपने बेटे की शादी का फैसला करती है। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। मगर माँ, शादी तो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ माँ। अच्छा, अब मेरे साथ जवान लड़ाने लगा है? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। सुन, इस घर में मेरा फैसला ही फाइनल है। गांव की एक लड़की है रेखा, जिससे तुम्हारी शादी होगी। अच्छा दहेज मिलने वाला है। कमला वहाँ से चली जाती है। माँ ने कहा है तो शादी तो करनी ही होगी। 1 महीने बाद उसकी शादी हो जाती है रेखा के साथ। कमला को दहेज का पूरा पैसा मिल जाता है। कमला रेखा से कहती है, सुनो बहू, इस घर के कुछ नियम हैं, तुमको वो मान कर चलना पड़ेगा। क्या नियम है माँ जी? पहली बात तो ये है कि इस घर में मेरी बात ही फाइनल है। मेरे ऊपर कोई बात नहीं करेगा, मुझसे कोई जबान नहीं लड़ाएगा। ठीक है माँ जी। और एक बात, इस घर की बहुएं कभी बाहर काम नहीं करती, वो बस घर संभालती हैं, समझ गई? मगर माँ जी, मुझे तो बिरयानी बनाने का बहुत शौक है। मैं तो गांव में बहुत फेमस थी। हर एक घर में बिरयानी बना चुकी हूँ मैं। मैंने तो सोचा था कि यहाँ आकर भी मैं बिरयानी बनाने का ऑर्डर लूंगी। ये तुम्हारा गांव नहीं है, समझी?
गांव में क्या करती थी वो सब भूल जाओ, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मगर मुझे तो बहुत पसंद है माँ जी। अच्छा, अभी से जबान लड़ाने लगी? अरे ठीक है कमला, वो नहीं है। धीरे धीरे कायदे कानून समझ जाइए। अब बहू बहू, सुना है तुम बहुत अच्छी बिरयानी पकाती हो, हैं? आज तुम बिरयानी बनाओ। हाँ, हम भी तो देखें कि हमारी बहू के हाथ की बिरयानी कितनी अच्छी है। हाँ? रेखा काम पर लग जाती है, वो बिरयानी बनाती है। सुरेश, हरिहर और कमला खाने बैठते हैं। रेखा तीनों को बिरयानी देती है, सभी खाने लगते हैं। वाह, क्या बिरयानी है, खा के मजा आ गया। हाँ, सच में इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। अच्छा, तो मेरी बनाई हुई बिरयानी तुमको अच्छी नहीं लगती थी? नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। माँ, आपकी बनाई हुई बिरयानी भी बहुत अच्छी होती थी। हाँ, सच कह रहा हूँ, मगर इस बिरयानी की तो बात ही कुछ अलग है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रेखा घर के काम काज में उलझी हुई रहती है और पूरे मन से सबके लिए खाना बनाती है। सुरेश तो रेखा के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता है। दिन बीतने लगते हैं। इतने में रेखा गर्भवती हो जाती है। फिर भी कमला रेखा से ही घर का सारा काम करवाती है। उसके मन में दया माया नाम की कोई चीज नहीं है। रेखा काम कर कर के परेशान हो जाती है। इतने में एक दिन रेखा को उसकी एक सहेली कॉल करती है। वो भी शहर में ही रहती है। हेलो, अरे कुसुम, क्या बात है, बड़े दिनों बाद? अरे यार, कल हमारे घर पर एक छोटा मोटा फंक्शन है, बिरयानी बनानी पड़ेगी। तू तो इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है, कल चली आना। कैसे जाऊंगी कुसुम, मैं बाहर काम करूं, ये मेरी सास को पसंद ही नहीं है। ये क्या बात हुई, मगर मैंने तो सबको बोल दिया है कि तेरे हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी। तुझे आना पड़ेगा, तू कुछ भी झूठ बोलकर चली आना। 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए? बाप रे! ठीक है कुसुम, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही रेखा मंदिर जाने का बहाना बनाकर कुसुम के घर जाती है और बिरयानी बनाती है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये हुई ना बात, खाना खाकर जाना रेखा। नहीं नहीं, देर हो जाएगी, माँ जी को पता चल गया तो सत्यानाश हो जाएगा। रेखा दोपहर को घर पहुंचती है। वो मतलब मंदिर में बहुत भीड़ थी माँ जी। ठीक है, अब जाओ खाना बना लो। रेखा अपना मोबाइल वहीं रखकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है और तभी अचानक से उसका फोन बज उठता है। कमला फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कुसुम कहती है, क्या यार, तू तो हड़बड़ी में पैसा ना लेकर ही चली गई। इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है कि सभी खाकर वाह वाह कर रहे हैं। कल आकर पैसा ले जाना। कमला को सब कुछ समझ आ जाता है। वो फोन रख देती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। कमला रेखा के पास आती है। कल मुही, मुझसे छुपकर बाहर काम करने गई थी तू? माँ जी सुनिए तो मेरी, अरे माँ जी सुनिए। कमला रेखा को मारने लगती है। वहाँ पर सभी आ जाते हैं। सुरेश रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। माँ रुकिए माँ, छोड़ दीजिए। मगर कमला रेखा को मार मार के घर से निकाल देती है। तू दूर हो जा यहाँ से, कभी इस घर में लौटने की जरूरत मत करना। तब रेखा रोते हुए कहती है,
लेकिन मैं कहाँ भटकूंगी माँ जी, कहाँ रहूंगी मैं? थोड़ी तो दया कीजिए, थोड़ा रहम कीजिए मुझ पर, थोड़ा रहम कीजिए माँ जी। मेरी बात ना मानने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब चाहे तू यहाँ वहाँ भटकती रहे या फिर मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कमला दरवाजा बंद कर देती है और अपने बेटे को भी दरवाजा नहीं खोलने देती है। रेखा बाहर खड़ी होकर सोचती है, अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? वो भी इस हालत में, घर में तो जा नहीं सकती। वहाँ जाने से सभी मुझ पर दोष डाल देंगे। एक काम करती हूँ, कुसुम के पास जाती हूँ। वो कुसुम के घर पहुँचती है। कुसुम रेखा से कहती, मुझे पता है कि तेरी सास बहुत पुराने ख्यालात की है। सुन मेरी बात, तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और तभी तू अपनी सास को जवाब दे पाएगी। ये ले 10,000 रुपए, और जब तक तुझे रहने की जगह नहीं मिल जाती है तब तक तो यहीं पर रह सकती है। कुसुम रहने की जगह तो दे देती है, मगर रेखा को अभी अपने पैरों पर खड़ा होना है। मगर मैं करूं तो क्या करूं? क्यों? तो इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है, बिरयानी की दुकान खोल ले। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात करी तूने। मैं बिरयानी बेचूंगी। अगले दिन रेखा बिरयानी बनाने का सामान खरीदती है और रास्ते के साइड में बिरयानी बनाने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगती है। बिरयानी, गरम गरम बिरयानी, सबसे स्वादिष्ट बिरयानी, आइए आइए गरम गरम बिरयानी खाइए, बिरयानी, गरम गरम बिरयानी। ये पुकार सुनकर और बिरयानी का सुगंध सूंघकर ठेले के सामने भीड़ जमा हो जाती है। मुझे दो। जल्दी दीजिए। अरे बहन जी, अरे कब से खड़ा हूँ मैं। हाँ दीजिए, मुझे दो। आपकी बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे और दीजिए। ऐसे पहले ही दिन से बहुत सारे बिरयानी बिक जाती है। अगले दिन फिर उसी ठेले के सामने लाइन लग जाती है। इस तरह हर दिन लाइन बड़ी होती चली जाती है। मजदूर से लेकर पुलिस वाले तक सभी रेखा की बिरयानी के भक्त बन चुके हैं। इसके बाद उसे रहने के लिए जगह भी मिल जाती है। ठेला और बड़ा होता जाता है, ज्यादा पैसे आने लगते हैं। उधर सुरेश की फैक्ट्री में आग लग जाने के कारण फैक्ट्री बंद हो जाती है। सुरेश का काम चला जाता है। ये सुनकर कमला और हरिहर चौंक जाते हैं, क्योंकि सुरेश की कमाई से ही तो घर चलता था। अब कैसे चलेगा घर? सुरेश हर रोज बाहर काम की तलाश में घूमता रहता है। बेटा, आज कुछ काम मिला? नहीं माँ, कोई काम नहीं मिला। आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। कमला अपने कमरे में चली जाती है। तब हरिहर कहता है, बेटा, सुना है बहू ने बिरयानी की दुकान लगाई है और वो दुकान बहुत अच्छी चल रही है। कॉल कर बहू को। तेरी माँ तो बात बात पर गुस्सा हो जाती है। तेरी माँ कुछ समझती ही नहीं। तू कॉल लगा, कॉल कर। तभी कमला कमरे से बाहर आती है और सबको आश्चर्य करके कहती है, हाँ बेटा, कॉल कर। और कितने दिन भूखे रहेंगे? मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग लूंगी। सुरेश रेखा को कॉल करता है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। उधर से कमला की आवाज आती है, बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती और कभी नहीं होगी। तुम जैसे चाहो वैसे रहना, मैं और कुछ भी नहीं बोलूंगी। वापस आ जाओ बहू, अब वापस आ जाओ तुम। ये सुनकर रेखा रो पड़ती है। माँ जी, मैं तो थोड़े से सम्मान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहती थी। आप मुझे बस वो दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए माँ जी। हाँ बहू, मैं भी अब सब कुछ समझ चुकी हूँ और कभी भी मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी।
रेखा लौट आती है। कुछ दिन बाद उसको एक लड़का होता है। उसका बिरयानी का बिजनेस बड़ी धूमधाम से चलने लगता है। कमला रेखा को बहुत प्यार करने लगती है और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने लगते हैं। एक लड़का बाइक लेकर निकल रहा है। दादी, दादी, मैं निकल रहा हूँ, दरवाजा लगा दीजिए। घर के ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। लगाने की जरूरत नहीं है, अभी वो लोग आते ही होंगे। ये दत्तपारा में बनर्जी का घर है। हालांकि घर 2 मंजिला है, लेकिन घर में 2 ही सदस्य हैं। चलिए अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। आप जिन्हें देख रहे हैं वो है इस घर की सीनियर सिटीजन अन्नपूर्णा देवी। और आपने कुछ समय पहले ही जिस लड़के को देखा था वो अन्नपूर्णा देवी का प्रिय पोता विवेक है। विवेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और विवेक के माता पिता बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उसके पिता का बहुत बड़ा व्यापार है, आज हमारी कहानी के हीरो ने बिजनेस को चुनने की बजाय अपने दम पर नौकरी करने की सोची है। दादी फोन पर बात कर रही हैं। हाँ, उस सामने वाले मोड़ से दाईं तरफ ले लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जल्द ही घर के सामने सामान लेकर एक गाड़ी आती है। दादी खड़ी दिखाई देती है। एक आदमी, एक महिला और एक लड़की दूसरी कार से उतरते हैं। नमस्कार मौसी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बेटी है ना? हाँ मौसी, इसका नाम प्रिया है। प्रिया प्रणाम करती है। अरे 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 बेटा, रहने दो। ये तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी जैसी दिखती है। क्या मैं आपको दादी माँ कहकर बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, वही बुलाना। अच्छा, तब तक आप लोग सामान वगैरह अंदर रखिए, मैं घर खोल देती हूँ। अच्छा, अरे भाई तुम लोग सभी सामान गाड़ी से उतार दो। प्रिया हमारी इस कहानी की हीरोइन है। उसके पिता के नौकरी के चलते ही इस बनर्जी घर के नीचे के माले का घर उन्होंने किराए पर लिया है। दादी ऊपर सबको घर दिखाती है। ये रहा मेरा कमरा। वाह मौसी, आपका कमरा तो कितना सुंदर है। अरे हाँ, आप सभी को आज दोपहर का खाना यहीं खाना पड़ेगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं मौसी, आप फिजूल में इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगी? नहीं, ये नहीं बोलने से तो नहीं चलेगा। आज आप सबको यहीं खाना पड़ेगा। सभी बैठकर बातें कर रहे हैं। मछली के अंडे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं दादी माँ। थोड़ा और दूं? अरे नहीं नहीं दादी माँ, और नहीं। आप फिर कभी खिलाइएगा। खिलाएंगी ना? अरे जरूर खिलाऊंगी। पता है, मेरा पोता विवेक, उसे तो मछली के अंडे बहुत पसंद है। मछली के अंडे मिल जाने पर ना उसे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद विवेक आकर दरवाजे का बेल बजाता है। कॉलिंग बेल बजता है। प्रिया आकर दरवाजा खोलती है। हाँ बोलिए। हेलो, मैं विवेक हूँ। हाय, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं असल में वो मतलब। क्या मोहल्ले का लड़का? चंदा मांगने आए हो राइट? नहीं, हम लोग कोई चंदा वंदा नहीं देंगे। ऊपर घर की मालकिन रहती है, उन्हीं से जाकर मांग लो। प्रिया दरवाजा बंद करने जाती है। अरे अरे, सुनिए सुनिए। मैंने कहा ना, यहाँ चंदा नहीं मिलेगा। सुनिए सुनिए, मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर? वो दादी मिर्ची मांग रही हैं, थोड़ी मिर्ची मिलेगी? अरे इसका मतलब है आप इसी घर के लड़के हैं? हाँ हाँ। प्रिया दरवाजे से कंधा टिकाकर खड़ी हो जाती है। आप इतनी रात गए मिर्ची लेने आए हैं या फिर मुझे देखने आए हैं? मतलब? मतलब तो बहुत ही सिंपल है जनाब।
कि जैसे आपने दादी माँ से सुना कि घर में नए किराएदार आए हैं और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी है, तो आप उसे देखने चले आए। मैं सब समझ रही हूँ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में मिर्ची लेने आया हूँ। रहने दो, और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी रात को कोई भी किसी के घर में मिर्ची मांगने के लिए नहीं जाता है। ऊपर से दादी चिल्लाती है, बेटा मिर्ची लेकर जल्दी से आ। प्रिया शर्म से जबान निकालती है। अब तो विश्वास हुआ ना? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं ना असल में आप रुकिए, मैं अभी मिर्ची लेकर आती हूँ। लाई। प्रिया मिर्ची लाकर विवेक को दे देती है। विवेक सीढ़ी से ऊपर चला जाता है। प्रिया चुपचाप कर उसे देखती है। विवेक को देखते ही प्रिया फिर से चुप हो जाती है। इंटरेस्टिंग। ये मैंने क्या कर दिया? विवेक मुस्कुराकर चला जाता है। कुछ दिन बाद बस स्टैंड पर प्रिया खड़ी है। विवेक बाइक लेकर आता है। अरे आप यहाँ? हाँ, वो मैं कॉलेज जा रही हूँ, इसलिए बस का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी बस आ जाएगी। आप खामखा इतनी तकलीफ क्यों उठाएंगे? अरे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा था। डरिए मत, मुझे अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, आपको नहीं गिराऊंगा। तब तो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेकर देखना ही चाहिए। ठीक है, मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। प्रिया विवेक के बाइक पर बैठ जाती है। वो प्रिया को उसके कॉलेज के सामने छोड़ देता है। तो टेस्ट में पास या फेल? ये तो बस टेस्ट था। फाइनल एग्जाम के मार्क्स के बिना मैं कैसे बताऊं कि आप पास हैं या फेल? ठीक है, तो बताइए आप फाइनल एग्जाम कब लेंगी? मैं हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, ठीक आज शाम 5 बजे। ओके। हम देखते हैं कि प्रिया बाइक के पास खड़ी है और विवेक 2 चाय लेकर आता है। लीजिए, पकड़िए। दोनों चाय की चुस्की लेते हैं। तो फिर मैंने फाइनल एग्जाम पास किया है ना? हाँ, बिल्कुल फुल मार्क्स के साथ। चाय अच्छी है। विवेक और प्रिया बाइक पर बैठकर हाईवे पर से गुजरते हैं। चलता हूँ। फिर एक दिन प्रिया दादी के साथ बैठकर फैमिली एल्बम देख रही है। ये देखो, ये है मेरा बेटा। वाह, बहुत बढ़िया। और ये है हमारे 20 साल पहले के दार्जिलिंग टूर का फोटो। वाह दादी, ये आप हैं? आप तो कितनी सुंदर दिख रही हैं। अच्छा, बताओ तो ये कौन है? कौन है? अरे बोलो बोलो। कौन? मैं ठीक से समझ नहीं पा रही। कौन है? ओ, विवेक। इसने नैपी पहनी है। हाँ। विवेक अपने कमरे से चिल्लाता है, दादी, दादी, एक गिलास पानी दीजिए ना। उफ, देख रही है, एक पल चैन से रहने नहीं देता है। क्या हुआ? दीजिए ना। रुकिए दादी, आप बैठिए, मैं देकर आती हूँ। प्रिया पानी लेकर आती है। ये लीजिए। आप? अब दादी को परेशान करना बंद कीजिए। आप खुद से पानी लेकर क्यों नहीं पी सकते? क्या करूं बताइए, आदत ही बिगड़ चुकी है। तो अब से इस आदत को बदल डालिए मिस्टर। आदत भी कभी बदलती है? नहीं बदलती। इसलिए सोच रहा था कि दादी के खटनी को कम करने के लिए घर में एक नए सदस्य को लेकर आऊंगा। अच्छा, तो फिर देर किस बात की, ले आइए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि वो खुद ही चली आई है। आपको क्या लगता है? पता नहीं। प्रिया मुस्कुराकर चली जाती है। प्रिया छत पर आसमान की तरफ देख रही है। क्या बात है, इतनी रात तुम छत पे क्या कर रही हो? ओह सॉरी, मैंने गलती से तुम कह दिया। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी ज्यादा देर तक तुम्हें
आप नहीं कह सकती। मैं भी तुम्हें तुम कहकर ही बुलाऊंगी। आसमान में किसे देख रही हो? चांद को या फिर तारों को? चांद देख रही हूँ। पता है, मुझे पूनम का चांद देखना बहुत पसंद है। देखो, चांद कितना सुंदर लग रहा है ना? प्रिया की तरफ देखते हुए, हाँ देख रहा हूँ, सच में बहुत सुंदर है। इसके बाद से ही प्रिया और विवेक का मिलना जुलना और ज्यादा बढ़ जाता है। वो दोनों ही अनजाने में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन प्रिया पैदल चल रही है और विवेक पीछे बाइक पर आ रहा है। प्रिया, प्रिया, रुको, अरे रुको बाबा, प्रिया। विवेक जोर से बाइक चलाकर प्रिया के सामने लाकर रोकता है। क्या हुआ? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? बोलिए, क्यों बुला रही थी? जल्दी बोलिए, मुझे बस पकड़नी है। बस पकड़ना है मतलब? तुम तो रोज मेरी बाइक पर बैठकर घर जाती हो ना। चलो आओ, बैठो। नहीं, मैं बस से ही घर जाऊंगी। आप यहाँ से चली जाइए। क्या हुआ है प्रिया? मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ गलत किया है? मुझे बताओ। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। सब गलती मेरी है। मिल गई शांति। अब मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। बस आती है, प्रिया बस में बैठ जाती है। प्रिया, प्रिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। विवेक आकर बेल बजाता है। प्रिया की माँ दरवाजा खोलती है। आंटी, प्रिया है क्या? नहीं, प्रिया अभी घर पर नहीं है। क्यों, प्रिया से क्या काम है? नहीं, असल में आंटी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। देखो विवेक, सामने ही प्रिया के एग्जाम्स हैं। मैं नहीं चाहती कि इस समय प्रिया की पढ़ाई में कोई भी डिस्टरबेंस हो, समझी? तभी माला उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। प्रिया चल रही होती है। अचानक बारिश होती है। प्रिया भीग जाती है और दौड़कर एक छावनी के नीचे खड़ी हो जाती है। विवेक छाता लाकर प्रिया को ढक देता है। प्रिया छाता से हटकर बारिश में भीगते हुए चली जाती है। इस तरह जैसे ही समय बीतता गया, प्रिया विवेक को और ज्यादा इग्नोर करने लगती है। एक दिन, बेटा, ये देखो। शादी का कार्ड? दादी, किसकी शादी का कार्ड है? देख, अच्छे से देख। विवेक कार्ड में देखता है। नाम लिखा हुआ है प्रिया वेड्स प्रीतम। प्रिया की शादी का कार्ड? हाँ, अगले हफ्ते 2 तारीख को शादी है। उफ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, सच में। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? विवेक कमरे से निकलता है। ये कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो मेरी बात। शादी का कार्ड दिखाकर, ये सब क्या है प्रिया? प्रिया की आंखों में आंसू है। क्यों, आप देख नहीं सकते? मेरी शादी का कार्ड है। आने वाली 2 तारीख को मेरी शादी है, जरूर आइएगा। प्रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रिया चौंक कर देखती है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया, बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं और तुमसे छुपा नहीं सकता, मैं सच कह रहा हूँ। और मुझे भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। नहीं करती मैं आपसे प्यार। तुम मुझसे प्यार करती हो प्रिया, वरना तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते। नहीं विवेक, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम आप लोगों की तरह बड़े लोग नहीं हैं। आपके पिताजी के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा है। आप अपने पिताजी के इकलौते बेटे हैं। आप उनकी सारी संपत्ति के इकलौते वारिस हैं। इसलिए उनके मुताबिक आपके हमसफर के तौर पर खड़े होने की मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तुम ये सब क्या कह रही हो प्रिया? मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पिताजी ने मेरी माँ को फोन करके ये सब कहा था। क्या, पापा? प्रिया की माँ माला फोन पर बात कर रही है। हाँ, नमस्ते भाई साहब। विवेक के पिताजी फोन पर। जी नमस्ते, आप लोग ही हमारे नीचे के कमरे पे किराए पर आए हैं ना? जी हाँ।
किराया देने के साथ साथ आप इस घर को भी अपने नाम करना चाहते हैं क्या? ये सब आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही बोल रहा हूँ। जैसे ही आपने देखा कि मैं बहुत अमीर हूँ, वैसे ही अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा दिया ताकि इस घर पर हुक्म जमा सके। देखिए भाई साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। जैसे मिडिल क्लास लोगों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। देखिए, आप हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। आप लोगों का कोई सम्मान होता भी है? अगर होता तो अपनी बेटी से ऐसी हरकत कभी नहीं करवाते। बस बस बहुत हो गया। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी में आए वही कहेंगे। मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह शिक्षा देकर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। और हम लोग आपके दौलत के पीछे नहीं पड़े हैं। और इसका सबूत मैं आपको अभी दे सकती हूँ। मैं 1 महीने के अंदर अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करवा के दिखाऊंगी। और आपकी इस घर से ही मैं आपको शादी का निमंत्रण भेजूंगी। देख लीजिएगा। आपके पिताजी के इस अपमान को मेरी माँ सह नहीं पाई, इसलिए मेरी माँ ने जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढकर मेरी शादी तय कर दी। और सच कहूँ तो मेरी माँ की ये बेइज्जती मैं भी नहीं सह पाई, इसलिए मैं भी शादी के लिए तैयार हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ पाएंगी। सभी प्रिया को हल्दी लगा रहे हैं। प्रिया की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। विवेक चुप चुप कर प्रिया को देख रहा है और रो रहा है। चारों तरफ शहनाइयां बज रही हैं। सब मिलकर प्रिया को तैयार कर रहे हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। सच में प्रिया को देखकर हमारी बचपन की बातें याद आ गईं। एक छोटी बच्ची आकर कहती है, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, देखो देखो दूल्हा आ गया। क्या सच में दूल्हा आ गया? आओ चलो 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 देखते हैं। हाँ, दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। सभी दूल्हे को देखने चले जाते हैं, लेकिन विवेक अपने कमरे में मुंह छिपाकर सोया हुआ है। दादी आती है। विवेक जल्दी से आंसू पोंछता है। हाँ दादी बोलिए। अपने आंसू छुपा रहा है तू? मुझसे अपने आंसू छुपा रहा है? विवेक अपनी दादी को पकड़कर रोने लगता है। जा बेटा, प्रिया को लेकर आ। लेकिन दादी। जा, इस घर की बहू को लेकर आ। माला बदलने वाला है। प्रिया की आंखों में आंसू है। उसी समय विवेक आकर कहता है, रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक कर विवेक की तरफ देखते हैं। प्रिया मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ एक दूसरे के बिना हम दोनों ही खुश नहीं रह सकते। माला विवेक के पास आती है। ये सब क्या है विवेक? आज प्रिया की शादी है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। आंटी, अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो एक पल में 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे हमारी जिंदगी बर्बाद होने मत दीजिए। हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो नहीं चाहते। उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा है, मेरा बहुत अपमान किया है उन्होंने। इसलिए मैं प्रिया की शादी कराकर उन्हें दिखा देना चाहती हूँ। जहाँ मैं और प्रिया दोनों राजी हैं, वहाँ मेरे पापा की मर्जी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। शादी को अच्छे से हो जाने दो। मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्रिया को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अरे, इस लड़की का तो दूसरे लड़के के साथ चक्कर है। ये शादी नहीं हो सकती। है, चलो चलो सब। दूल्हे के साथ पूरी बारात लौट जाती है। अरे आप सब सुनिए, कोई भी मत जाइए प्लीज। दादी आती है। उन्हें जाने दो, रोको मत। मौसी, आप? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए आई हूँ। आओ बेटी, मेरे पास आओ। प्रिया दौड़कर आती है और दादी से लिपट जाती है। दादी माँ। रो मत बेटा, मैं तुम्हारी शादी अपने पोते के साथ कराने के लिए आई हूँ। लेकिन मौसी, आपके बेटे को इस शादी से ऐतराज है। जब 2 लोगों को एक दूसरे से प्यार है, वो सारी जिंदगी एक साथ बिताने के लिए तैयार हैं, तब तीसरे इंसान की बात का कोई मतलब नहीं रहता। फिक्र मत करो, मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन अब और बातें मत करो और इन दोनों को एक होने दो। प्रिया दौड़कर आती है और विवेक से लिपट जाती है। उसके बाद
विवेक उसे सिंदूर लगाता है। इसी तरह सभी की सहमति के साथ प्रिया और विवेक के प्यार की जीत होती है। सीमा को नृत्य का बहुत शौक है। वो बचपन से ही नृत्य सीख रही है। उसे ये बहुत पसंद है। वो हर रोज नृत्य की प्रैक्टिस करती है, मगर उसकी एक बुरी आदत है। वो कभी भी किसी से भी कुछ भी झूठ बोल देती है। सीमा नृत्य की प्रैक्टिस करने के बाद बिस्तर पर बैठती है। इतने में उसकी माँ निर्मला उसके पास आती है और कहती है, सीमा बेटी, एक बार दुकान जाएगी, कुछ सामान लाना था। ये सुनकर सीमा अपने मन ही मन सोचती है, क्या मुसीबत है, अभी इस धूप में दुकान जाना होगा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये सोचकर सीमा अपनी माँ से कहती है, मैं तो चली जाती माँ, लेकिन आज नृत्य करते करते मेरे पैर में मोच आ गई है। इस हालत में मैं कैसे जाऊं? मोच आई है? कहाँ? किस पैर में? दाहिने पैर में। मर गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे मेरे बच्चे, ठीक है, तुझे दुकान जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ, तू आराम कर। निर्मला चली जाती है। सीमा मन ही मन खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा का एक सपना है। शहर के सबसे बड़े डांस शो में वो भाग लेना चाहती है, मगर अभी तक उसे चांस नहीं मिला। इस साल भी वो ऑडिशन पे गई, पर पिछले बार की तरह इस बार भी वो रिजेक्ट हो गई। वो घर लौटकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, मत रो बेटी, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार जरूर तुझे चांस मिल जाएगा, देखना। यही चीज तो हर साल सोचती हूँ माँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा होगा, मगर मैं तुझसे कुछ और बात करने आई हूँ। कौन सी बात माँ? तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के का नाम पुलक है। उन लोगों को तेरे नृत्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। सीमा राजी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद सीमा की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। एक दिन उसकी सास कावेरी उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बना दोगी? कल नहाते हुए मेरे हाथ में चोट आ गई है, मैं अभी कैसे खाना बना सकती हूँ? सीमा झूठ बोल देती है। चोट लग गई है? अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। कावेरी खाना बनाने चली जाती है। सीमा को झूठ बोलकर बहुत मजा आता है। कावेरी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। इतने में वहाँ पुलक आ जाता है और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखता है। वो सीमा के पास जाता है और कहता है, माँ बूढ़ी हो गई हैं, घर के कामकाज में तुम थोड़ा हेल्प कर दोगी तो अच्छा होगा ना? थोड़ा खाना वाना बना दोगी तो माँ को थोड़ी मदद हो जाएगी। ये बोलकर पुलक वहाँ से चला जाता है। सीमा अपने ही मन में सोचती है, अरे यार, पुलक भी तो एक जैसा है, मुझे घर का काम करने के लिए कह रहा है। मुझे नहीं करना है घर का काम, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि ये लोग मुझे कोई काम करने के लिए बोले ही ना। अगर मैं सबसे कह दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कोई मुझसे काम करने के लिए नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, यही करती हूँ। सीमा ये प्लान बनाती है। वो कावेरी के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उल्टी सी आ रही है। ये तो प्रेग्नेंट होने के लक्षण है बेटा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ माँ जी, हो सकता है। वाह बहू, फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो, घर में खुशी आने वाली है।
तो फिर आज से तो मुझे पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ बहू, पूरी तरह से बेड रेस्ट करो तुम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सीमा वहाँ से चली जाती है। कॉलोनी से दूर जाकर वो अपने मन ही मन में कहती है, वाह सीमा, क्या प्लान बनाया है तूने, एकदम झट से काम हो गया। अब तो बुढ़िया से बहुत सारा काम करवाऊंगी। पुलक को भी जब ये बात पता चलती है तो बहुत खुश होता है। वो भी सीमा को बेड रेस्ट करने के लिए ही कहता है। इसके बाद से सीमा बस सोई रहती है और कावेरी से काम करवाने लगती है। माँ, जरा इधर आना। क्या हुआ बहू? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा देंगी? हाँ बहू, अभी दबा देती हूँ। ये बोलकर कावेरी सीमा का सर दबा देती है। हर रोज सीमा अपनी सास से हाथ पैर दबवाने लगती है। ऐसे हर रोज कावेरी काम करती रहती है। कभी ये करना तो कभी वो करना, कभी खाना बनाना तो कभी बहू के लिए गर्म पानी उबालना। ये सब करते करते कावेरी थक जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपनी बहू का ध्यान रख सकूं। इस हालत में एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर सकूं। सीमा अपने डॉक्टर दोस्त को घर बुलाती है और उसको सब कुछ सिखा देती है। वो डॉक्टर सीमा के कहने पर घर वालों से झूठ बोलता है। हाँ, बच्चा स्वस्थ है, मगर सीमा को पूरा रेस्ट चाहिए, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सीमा को बहुत मजा आने लगता है। सभी बस उसके इशारों पर नाच रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, मगर उसे नृत्य करना बहुत पसंद है। वो सोचती है, मुझे नृत्य करना ही होगा, मगर मुझे नृत्य करते हुए कोई देख लेगा तो मेरी झूठ पकड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं दरवाजा बंद करके नृत्य करती हूँ और मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। मेरे ससुराल वाले सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उनको क्या ही पता चलेगा। सीमा वही करती है, दरवाजा बंद करके नृत्य करती है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शहर के सबसे बड़े डांस शो के जज फोन पर सोशल मीडिया में सीमा के नृत्य का वीडियो देखते हैं। वाह, ये लड़की तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। कौन है ये? तब सीमा की सहेली ये नृत्य देखती है और कहती है, अरे ये तो मेरी सहेली सीमा है। सीमा? एक काम करो, इसे ले आओ हमारे शो में। इसे मैं प्रतियोगी के तौर पर देखना चाहता हूँ और 1 महीने में ही शो शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सीमा की सहेली सीमा के पास आती है। अरे तू यहाँ, क्या बात है? एक जरूरी काम से आई हूँ रे, लेकिन तू तो प्रेग्नेंट है, तुझसे कैसे होगा? अरे बता ना, क्या हुआ? तब वो सहेली सब कुछ खुलकर बताती है। सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उसका सपना है और एक तरफ उसका झूठ। अब मैं क्या करूं? मैं तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हूं, लेकिन उस तरफ मेरा सपना। मैं क्या करूं? एक काम कर सीमा, अपनी सास को सच बता दे, वरना तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे झूठ के चक्कर में मैं खुद ही फंस जाऊंगी। हाँ, मैं सच बोल दूंगी, मैं सबको सच बता दूंगी। मुझे सबक मिल गया है, मैं और कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सीमा अपनी सास कावेरी के पास जाती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बहू, तुम उठकर क्यों आई? मुझे बुला लेती। हे भगवान, इतनी अच्छी सास को इतना तकलीफ दिया मैंने। मतलब क्या कह रही हो बहू?
सीमा सब कुछ सच सच बता देती है। उतने में उसका पति पुलक भी वहाँ आ जाता है। ये सारी बातें सुनकर पुलक कहता है, तुमने इतने दिनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक किया? तुमने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया? सीमा रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बहू, मुझे पता है कि तुम आजकल की लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे सारा काम करने के लिए नहीं कहती थी। बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। थोड़ा तुम करोगी, थोड़ा मैं करूंगी, ऐसे में ही तो सारा काम निपट जाता है ना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ माँ। अब से मैं घर के काम में आपकी मदद करूंगी और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ, अपना सपना पूरा करो। ये बोलकर कावेरी को गले से लगा लेती है। उसके बाद वो डांस शो में भाग लेती है और जीत जाती है। उसका सपना तय है और उसके साथ वो घर का काम भी करती है और कभी झूठ भी नहीं बोलती। सभी उससे बहुत खुश रहे हैं।